Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I am Shahzad Waheed, your biology teacher. लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वी आर डिस्कसिंग म्यूटेशंस और आज हम म्यूटेशन के सिर्फ एक पहलू पर डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ क्रोमोसोमल एबेरेशन। यू नो वेरी वेल, क्रोमोसोमल एबेरेशंस में क्रोमोसोम का नंबर या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है और ये नंबर सेट की फॉर्म में भी हो सकता है और इंडिविजुअल क्रोमोसोम के नंबर पर भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि आज के हम क्रोमोसोमल नंबर के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल एबेरेशंस और इसमें हम 3 सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला सिंड्रोम है डाउन्स सिंड्रोम। सिंड्रोम आपको पता है कोई एक ऐसा डिसऑर्डर होता है कि जिसके अंदर अंडरलाइंग कॉज तो एक होती है, लेकिन उससे आगे एक लड़ी चल पड़ती है एब्नॉर्मैलिटीज की और उस लड़ी की यू कैन से डिस्प्ले और एग्जीक्यूशन हमें मल्टीपल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस की फॉर्म में नजर आती है। हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला सिंड्रोम दैट इज डाउन सिंड्रोम। अगर आपने इसको पहचानना हो, वर्ड में लिखा है कैरेक्टराइज्ड बाय, अगर आपने इसको पहचानना हो तो यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं कि हम कैरियोटाइपिंग करते हैं। हम एक ऑर्गेनिज्म का सेल लेते हैं और उस सेल में से तमाम की तमाम क्रोमोसोम्स को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उन क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं। अरेंज करके पता चलता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 47 है और वहां पे जाहिर है 2n मीन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी होता है। आपने बात को जरा गौर से समझना है। आमतौर पे किसी भी एक पॉइंट पे हमारे पास 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि एक वो क्रोमोसोम मुझे अपनी ग्रेट फादर से मिला है और एक वो क्रोमोसोम जो मुझे अपनी ग्रेट मदर से मिला है। लेकिन इस वाले केस में एक पॉइंट पर 2 क्रोमोसोम नहीं होते बल्कि 3 क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी कॉज, उसकी लॉजिक हम नेक्स्ट बोर्ड पे स्टडी करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि अगर एक पॉइंट पे 2 क्रोमोसोम की बजाय 3 क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाएं तो हम उस कंडीशन को ट्राइसोमी का नाम देते हैं। सो डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमिक सिंड्रोम, राइट। इसको सिंड्रोम बताया था आप लोगों को कि हम इसको सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं कि अंडरलाइंग कॉज एक होती है, लेकिन उसके हमारे पास मल्टीपल यू कैन से मॉर्फोलॉजिकल और जाहिरी नुक्स नजर आते हैं। उन जाहिरी नकाइस में से सबसे पहला क्या है? स्मॉल साइज्ड हेड। यानी कि अगर आप लोग इस बच्चे को किसी आम उसी उम्र के बच्चे से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आम बच्चे का सर बड़ा और इस बच्चे का सर उससे कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो स्मॉल साइज्ड हेड ये उसकी पहली सिम्टम है। फिर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी आईज के इनर कॉर्नर्स हैं यूजुअली वो पॉइंटेड होते हैं, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। इस वाले केस में जो उसके इनर कॉर्नर्स हैं दे आर राउंडेड, वो गोल होते हैं, प्रॉपरली पॉइंटेड नहीं होते। यू नो वेरी वेल, आपने ड्राइंग्स बहुत की होंगी और हम अपनी आंखों की इनर साइड को हमेशा पॉइंटेड बनाते हैं, गोल नहीं बनाते। लेकिन अगर आप इस बच्चे की तस्वीर को देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि इसके इनर साइड के जो कॉर्नर्स हैं दे आर राउंडेड, तो हम क्या बोलेंगे? राउंडेड इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई। इसके अलावा इनमें से आप कुछ बच्चों को देखें तो आपको नजर आएगा कि इनके आइरिस मीन कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जिसे हम क्या बोलते हैं आइरिस, उसके ऊपर आप लोगों को व्हाइट स्पॉट्स नजर आते हैं। लेकिन आमतौर पे आम बच्चों में आप लोगों को आइरिस एक ही कलर का एक ही टोन में नजर आता है। अगर वो ग्रीन है तो सारा ग्रीन नजर आएगा, रेड है तो सारा रेड नजर आएगा, पिंकिश है तो पिंकिश नजर आएगा, ब्राउन है तो ब्राउन नजर आएगा। लेकिन इस वाले केस में आप लोगों को इन डिफरेंट किस्म के आई कलर्ड बेबीज के ऊपर व्हाइट स्पॉट नजर आते हैं, राइट। देन अब आप क्या करें कि आप इस बच्चे को घुमा के उसकी बैक साइड देखें तो आपको इसकी नेक की बैक साइड पे एक्स्ट्रा स्किन नजर आती है जो कि फोल्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जिससे आप पहचान सकते हैं कि इट इज नॉट अ नॉर्मल बेबी, इट इज बेसिकली अ डाउन सिंड्रोम। देन फ्लैट नोज, नोज उठी भी नहीं होती बल्कि बहुत ज्यादा बैठी भी होती है। देन स्मॉल माउथ, मुंह छोटा सा होता है, बहुत बड़ा सा मुंह नहीं होता है, और ईयर जिसके काफी ज्यादा छोटे होते हैं और ईयर की पोजीशन भी नॉर्मल बच्चों की निस्बत थोड़ी सी नीचे रहती है। तो हम इसे भी पहचान लेते हैं कि ये वाला बेबी डेफिनेटली नॉर्मल
खदोखाल या फीचर्स का हामिल नहीं है, बल्कि इसके चेहरे से ही आप क्विकली एनालाइज कर सकते हैं कि ही और शी इज बेसिकली अ सिंड्रोम। अगर आप इसके हाथ देखें तो हाथ छोटे छोटे हैं लेकिन चौड़े चौड़े। हमारे हाथों में आमतौर पे ऐसा होता है कि हमारे हाथ पतले और लंबे होते हैं, लेकिन इन बच्चों के हाथ आप लोगों को छोटे नजर आते हैं। और अगर हम अपनी उंगलियों को देखें तो हमारी उंगलियां काफी लंबी लंबी होती हैं, लेकिन इन बच्चों की जो उंगलियां हैं वो बहुत छोटी नजर आती हैं। तो हम हाथों का जो प्रोपोर्शन है उसको देख के भी जज कर सकते हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है ये डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कैरियोटाइपिंग की साइड पर जाएं, बल्कि कैरियोटाइपिंग की साइड पर रख के हम सिर्फ इन ऑब्जेक्टिव सिम्टम को देख के बता सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर बेबी इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इट इज बेसिकली डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा आप लोगों के इसे पाँव को देखें तो पहला फिंगर मीन्स जिसे हम अंगूठा नॉर्मली बोलते हैं, अंगूठा और पहली फिंगर के दरमियान में भी आपको वाइड स्पेस नजर आता है। ये एक और पहचान है, लेकिन ये और ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। लेकिन आप इस पर्टिकुलर स्पेस को जब इन पर्टिकुलर चीजों के साथ ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली ही इज और शी इज बेसिकली अ सिंड्रोम। मैंने बार बार यहाँ पे वर्ड यूज किया है ही और शी, इसका मतलब ये हमारे स्टूडेंट्स कि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। आपको पता है कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा बाकी सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। तो ये जो ऑटोसोमल सिंड्रोम है इसका मतलब ये है कि मेल भी अफेक्ट हो सकते हैं और फीमेल भी अफेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ की कॉज क्या है। कॉज है मेरे पास नॉन डिसजंक्शन। देखें बात को दोबारा समझें। जंक्शन होता है जुड़ जाना, डिसजंक्शन टूट जाना। यानी कि आमतौर पे हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारी मेटाफेज स्टेज पे इक्वली ब्रेक हो जाते हैं। पहले जुड़ते हैं फिर अलग हो जाते हैं। जुड़ना कहलाता है जंक्शन, अलग होना कहलाता है डिसजंक्शन। लेकिन अगर डिसजंक्शन ना हो तो प्रॉब्लम कहलाती है मेरे पास नॉन डिसजंक्शन। इस पर्टिकुलर नॉन डिसजंक्शन की वजह मदर का मियोटिक अपरेटस का सही काम ना करना है। राइट, मदर की एज का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी कि अगर जो मदर की एज है वो टीनेजर है वो, तो फिर इस किस्म के मियोटिक एरर के होने का चांस 1 in 1000 है। लेकिन अगर एज 40 के करीब चली जाती है, मे बी 38 और 45 और 42 और 43 और सो, तो तब इसका इंसिडेंस 1/100 हो जाता है। लेकिन अगर एज 45 से ज्यादा हो जाती है तो इस पर्टिकुलर डिजीज या इस मायोटिक एरर के होने के चांसेस इस पर्टिकुलर एज की निस्बत 3 टाइम ज्यादा हो जाते हैं। तो ये है एक इफेक्ट ऑफ द एज ऑफ मदर। तो इस लिहाज से जो हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव है कि शादी जो है वो अर्ली एज में होनी चाहिए, उसका एक बड़ा वाज़ेह सबूत है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम है जो कि बेसिकली नॉन डिसजंक्शन का शिकार हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है। Definitely for this purpose we have to go to the next part of the board. Yes, my dear students, now we want to discuss the causes of Down syndrome. My dear students, हम डायग्राम आपके लिए बना के रखी हुई हम लोगों ने मेटाफेज स्टेज की, और आप देख रहे हैं कि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज जंक्शन। होता क्या है कि जो ही मेटाफेज खत्म होती है, एनाफेज स्टार्ट होती है, तो इसका जंक्शन टूट जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। अगर आपके बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे कि ये एक नॉर्मल डिसजंक्शन है। अगर डिसजंक्शन नॉर्मल होगा तो 23 ब्लैक क्रोमोसोम्स इधर आ जाएंगे, से उसको रिप्रेजेंट करते हैं उन क्रोमोसोम से जो हमें फादर से मिले हैं, और 23 रेड क्रोमोसोम जो हमें मदर से मिले हैं वो राइट पे मूव कर जाएंगे। तो रिजल्ट में मेरे पास 2 नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स या 2 नॉर्मल क्रोमोसोम्स वाले एग प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेड क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन राइट साइड इट हैज मूव टू द लेफ्ट साइड। आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 प्लस हो गया है। यानी कि से इफ दीज आर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे प्लस होने के बाद इस हाफ से बनने वाला एग या ओवम 24 क्रोमोसोम वाला होगा, और इस हाफ से बनने वाला एग या ओवम जाहिर है -1 क्रोमोसोम के साथ होगा, मींस 22 क्रोमोसोम वाला होगा। अब अगर इस 24 क्रोमोसोम वाले एग को
एक नॉर्मल 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पे 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला ऑफस्प्रिंग या जाइगोट प्रोड्यूस होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी या अदर हैंड पे आप देखें कि यहाँ पे अगर एक नॉर्मल स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 45 रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि चाहे क्रोमोसोम ज्यादा हो या क्रोमोसोम कम हो, उसकी वजह, उसकी बेस, उसकी लॉजिक एक मायोटिक अपरेटस का एबनॉर्मल काम करना है। आप लोग इसे मायोटिक भी बोल सकते हो, मियोटिक भी बोल सकते हो। जो लोग इसे मायोसिस प्रोनाउंस करते हैं वो इसे मायोटिक अपरेटस बोलते हैं, और जो लोग देसी स्टाइल में इसे मियोसिस कहते हैं वो इसे मियोटिक अपरेटस बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। यानी कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बेसिकली उस डिवीजन में खराबी आई जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर रही थी। अगर क्रोमोसोम सही तरीके से हाफ होंगे तो सही नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला एग और सही नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला स्पर्म प्रोड्यूस होगा और उनकी फर्टिलाइजेशन से एक नॉर्मल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का हुआ केस या कोई और केस हुआ कि जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम या इधर मूव कर गए या इधर मूव कर गए, तो जहां से मूव करेंगे वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाएगा और जिस तरफ मूव करेंगे वहां पे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो जिस लेवल पर भी नॉन डिसजंक्शन होगा वहां पे एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पे 21st क्रोमोसोम वो मूव कर जाता है टूवर्ड्स वन पोल, जिसकी वजह से यहाँ पे 21st क्रोमोसोम गायब हो गया और यहाँ पे 21st क्रोमोसोम का नंबर 2 हो गया। बात को जरा गौर से सुने, 2 क्रोमोसोम तो यहाँ से इसको मदर से ही मिल गए हैं, तो एक क्रोमोसोम जिसको अपने फादर से मिलना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 3। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन से वाले 21 3 हो जाएंगे तो कंडीशन कहलाएगी ट्राइसोमी। याद करें कि ये वाला वर्ड हमने आप लोगों से बोर्ड नंबर 1 पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे क्रोमोसोम नंबर 2 की बजाय 3 हो जाता है, तो कंडीशन कहलाएगी ट्राइसोमिक। फर्ज कर लेते हैं कि अगर इस वाले केस में बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कम हो गया या गायब हो गया, तो जब एक पॉइंट पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा या वो क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो हम उससे बोलेंगे नलीसोमिक। तो यहाँ पे कंडीशंस हुई ट्राइसोमिक और यहाँ पे कंडीशंस हो जाएंगी नलीसोमिक। तो जितने भी सिंड्रोम्स हैं उसकी बेस, उसकी लॉजिक, उसकी कॉज एबनॉर्मल, मियोटिक और मायोटिक अपरेटस होता है। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या हम लोग डाउन सिंड्रोम की कोई हेल्प कर सकते हैं या नहीं। तो यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि जब हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे तो इसके स्टार्ट में ही बोला था कि वो क्या है, एबनॉर्मल zygote एस्टैब्लिश हुआ। Once we have got the abnormal zygote that is followed by the cleavage or mitosis, तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, कांस्टेंट रखे जाते हैं। इसका मतलब होगा कि अगर 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला जाइगोट है तो इससे बनने वाले जितने भी सेल होंगे, चाहे वो 1 मिलियन हो, चाहे वो 60 मिलियन हो या 32 ट्रिलियन सेल्स हो, वो सारे के सारे उसी क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन से बनेंगे। तो सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 ही रहेगा। एक क्रोमोसोम को ठीक करना मुमकिन नहीं है, तो जब इतने सारे सेल बन चुके होंगे तो उसको ठीक करना तो नामुमकिन है। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इस ऑर्गेनिज्म की हेल्प करें। हाँ, हेल्प कैसे कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की रेगुलर हम चेकअप कराएं, इसकी स्क्रीनिंग करवाएं, उसके डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाएं, जैसा कि हम आम इंसान के साथ करते हैं। बल्कि चूंकि एक सिंड्रोम है तो इसकी तो हमें ज्यादा केयर करनी चाहिए। जब हम इसकी ज्यादा केयर करेंगे तो हमें इसको प्रॉपर मेडिकेशन रेगुलर टाइम पे देनी चाहिए। अगर इसी कोई एलिमेंट है जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट उस पर बन रही है तो हमें उसके अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर सर्जरी भी करवानी चाहिए। सबसे अहम बात क्या है कि पेरेंट के एंड पर भी और बच्चों के एंड पर भी, दोनों पॉइंट्स पर हमें काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में इन लोगों से प्रॉपर काम लिए जाते हैं, इनको यूजफुल सिटीजन बनाया जाता है। तो बीइंग मुस्लिम ये हमारे लिए भी मैंडेटरी है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अस कि हम इन लोगों के साथ भी जिस हद तक हो सके इनके साथ ताउन करें, इनको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। देखते हैं कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट सिंड्रोम। Yes, my dear students, our next syndrome is Klinefelter syndrome. इस Klinefelter syndrome को हम characterize कैसे करेंगे? By n or more than one additional number of sex chromosomes. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी हमेशा सेक्स क्रोमोसोम के पेयर के साथ ही हो रही है। कॉज अगेन क्या है? वही पुरानी बीमारी,
एबनॉर्मल मायोटिक अपरेटस। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए क्या हो रही हैं, या तो 2n+1 हो सकता है, या फिर 2n+2 हो सकता है, या 2n+3 भी हो सकता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 44 ऑटोसोम्स के साथ XX और Y क्रोमोसोम है, या 21 के साथ XXY क्रोमोसोम है, XYY क्रोमोसोम है। राइट, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मायोटिक अपरेटस की एब्नॉर्मैलिटीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम को 46 से बढ़ाकर 47, 48 और 49 तक लेकर जा सकती है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम कैसे पहचानेंगे? बाय मींस ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम क्या है कि इसमें बहुत से फेमिनिन मींस फीमेल की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके पास एक वाई क्रोमोसोम है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हमने जब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की थी ड्रोसोफिला वाले केस में, और उससे हमने कंपेयर किया था इंसान से, तो नहीं बोला था कि अगर एक इंसान के पास वाई क्रोमोसोम हो उसके मुकाबले पे उसके पास 10 सेक्स क्रोमोसोम हो तो भी वाई क्रोमोसोम डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट भी है तो उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन जिसे हम बोलते हैं SRY जीन, वो एब्सेंट है। नॉट ओनली क्रोमोसोम एब्सेंट है बल्कि क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाने वाला जीन भी एब्सेंट है। तो रिजल्ट में मेरे पास वाई क्रोमोसोम रिसेसिव हो जाता है, उसका एक बहुत ही डोमिनेंट जीन एब्सेंट है। तो उसके मुकाबले पे जाहिर है अब एक्स क्रोमोसोम का नंबर बड़ा हो गया है। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाई कम हो जाए और एक्स क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा तो जाहिर है उसमें डिफरेंट फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना ऑब्वियस सी बात है। नंबर 1, स्पार्स बॉडी हेयर। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है और उस पर SRY जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे टेस्टिस को डेवलप होना चाहिए था और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को भी डेवलप होना चाहिए था। और अगर टेस्टोस्टेरोन डेवलप हो तो बियर्ड भी ग्रो करती है, एक्सिलरी हेयर भी डेवलप करते हैं, प्यूबिक हेयर भी डेवलप करते हैं और ओवरऑल मेल बॉडी के ऊपर बहुत हेयर कंटेंट ज्यादा हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम सही नहीं है तो यहाँ पे जो स्पार्स बॉडी हेयर्स हैं वही हमें नजर आएंगे। फिर हम चलते हैं एक और एब्नॉर्मैलिटी की तरफ जो कि नॉर्मली मेल से एसोसिएटेड नहीं होती। आपको पता है कि मेल की जो चेस्ट है जिसे हम ब्रेस्ट बोलते हैं इट इज यूजुअली फ्लैट और स्मॉल, लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि इसके अंदर चूंकि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और इंस्टेड इसको ओवरराइड कर रहे हैं व्हाट, डेफिनेटली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो उसके रिजल्ट भी इसकी ब्रेस्ट नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो इस स्टेट को कि जब अपेरेंटली मेल ऑर्गेनिज्म फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स का हामिल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट तो हम इसे गायनाकोमेस्टिया डिजीज बोलते हैं। सो दिस पर्टिकुलर गायनाकोमेस्टिया मींस मेल हैविंग द लार्ज ब्रेस्ट, राइट। देन एक और फीचर जो आपको यहाँ नजर आ रहा है वो है वाइड हिप्स। जो मेल होता है उसकी हिप स्मॉल होती हैं बिकॉज इज नॉट गोइंग टू कैरी द फीटस, तो इसकी हिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई जाती। लेकिन जो फीमेल होती है उसकी हिप्स को वाइड रखा जाता है बिकॉज कि उसने ज़रा आगे चल के फ्यूचर में एक बहुत ही हैवी लोड को कैरी करना होता है। तो यहाँ पे भी उसकी ये फीचर आपको नजर यहाँ पे आ रहा होता है। देन स्मॉल टेस्टिस। स्मॉल टेस्टिस अगेन उसकी लॉजिक क्या है, वाई क्रोमोसोम एबनॉर्मल है। अगर वाई क्रोमोसोम ठीक होता तो डेफिनेटली उसके टेस्टिस नॉर्मल साइज के डेवलप होते और उसके रिजल्ट में ज़ाहिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी ज़्यादा होता। तो आप इसकी यू कैन से फिजिकल एग्जामिनेशन से और फिर उसकी ब्लड एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं कि ना तो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है और ना ही टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है। फिर जाहिर है अगर इस पर्सन को अगर हम यू कैन से सेक्सुअली एक्साइट भी करते हैं तो रिजल्ट में यहाँ पे कोई इजैकुलेशन नहीं होगी। जाहिर है स्पर्म ही नहीं है तो इजैकुलेशन कैसे पॉसिबल हो सकती है। फिर आम तौर पे जो हमारा मेल कम्युनिटी मेंबर होता है उसके शोल्डर्स वाइड होते हैं और हिप्स कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन भी फेमिनिन है, यानी कि शोल्डर और हिप रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहती है। शॉर्ट ट्रंक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजुअली हमारे ट्रंक रीजन में और हमारी लेग्स के रीजन में एक प्रोपोर्शन पाया जाता है, राइट। ये प्रोपोर्शन भी आपको इन ऑर्गेनिज्म में डिस्टर्ब नजर आता है तो आपको इसकी टांगे लंबी और धड़ छोटा नजर आता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। नेक हाँ अलबत्ता की लंबी होती है, काफी सुराही की तरह से होती है। ट्रीटमेंट क्या होगी? कुछ भी नहीं हो सकता। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, abnormal number of chromosome in zygote, abnormal number of chromosome in all cells। तो ट्रीटमेंट तो हम कर नहीं सकते, मैनेजमेंट कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन लगवाना शुरू कर दें बहुत अर्ली एज से, और अगर आप इसी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी करेंगे तो इसकी किसी हद तक सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन
क्या इस पर्टिकुलर केस में हम एक बॉय को मेल बनाने में कामयाब तो हो जाएंगे, तो क्या हम इस वाले केस में उसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म भी स्टार्ट करवा सकेंगे? तो आंसर इज नो। उसकी रीजन वाई क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है। तो इस रिजल्ट में हम उसकी इनफर्टिलिटी का कोई भी इलाज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने पहले वाले केस में भी बोला था कि हम इसी काउंसलिंग करके इसको एक यूजफुल सिटीजन बहाल बना सकते हैं। तो देखते हैं कि हम में से कितने लोग हैं जो फ्यूचर में चल के इन लोगों का सहारा बनते हैं। लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Yes, my dear students, now we want to discuss the last type of syndrome that is called as a Turner syndrome as per your book. It is characterized by 1 minus than normal to n number of chromosomes. यानी कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेरे पास कितने होते हैं? 46, उसमें से एक कम हो गया है। यानी कि अगर आप प्रीवियस बोर्ड में डायग्राम को इससे रिलेट करेंगे तो ये एक नलीसोमिक कंडीशन है। यहाँ पे जब क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए तो एक साइड पे एक क्रोमोसोम मूव नहीं किया, जिसके रिजल्ट में 44 ऑटोसोम तो बिल्कुल ठीक है और 45th एक्स क्रोमोसोम भी ठीक है, लेकिन वाई क्रोमोसोम यहाँ पर एब्सेंट है। इसका मतलब ये होगा कि जब यहाँ पे वाई क्रोमोसोम नहीं पहुंच रहा तो यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी अब फादर में है, टेस्टिस में है, और यहाँ पे वाई क्रोमोसोम नॉन डिसेशन का शिकार हो रहा है और उसके रिजल्ट में जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वाई क्रोमोसोम एब्सेंट नजर आता है। तो जब एक नॉर्मल 23 क्रोमोसोम वाले एग को फर्टिलाइज करेगा एक 22 वाई डेफिशिएंट क्रोमोसोम, तो ये वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्नर सिंड्रोम। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सिम्टम कैसे हैं इसके? वही बात है, सिंड्रोम है, देख के पहचान सकते हैं। शॉर्ट नेक, नेक बहुत छोटी सी है। इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल जरा ये होगा। देन वेब्ड नेक, इसका मतलब है कि नेक उसकी चौड़ी सी है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल गोल नहीं है और इसके ऊपर भी बहुत सारी फोल्ड्स आपको नजर आ रही हैं। देन नो हेयर लाइन, आपको पता है कि हमारे यहाँ एक हेयर लाइन होती है, पता चलता है कि यहाँ से बाल शुरू हुई, यहाँ पे बाल नहीं है। सो दैट वेरी लाइन इज कॉल्ड एज हेयर लाइन। आप लोग किसी ऑर्गेनिज्म की अगर सर की बैक को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये वाले जोन पे कानों के नीचे फॉर एग्जांपल बाल नहीं है और कानों के पीछे एक लाइन नजर आती है कॉल्ड एज हेयर लाइन। वो हेयर लाइन आपको यहाँ पे नजर नहीं आती। नॉट अ वेल डिफाइंड हेयर लाइन इज प्रेजेंट। देन आपको नजर आएगा कि एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट, जैसे हमने पहले देखा था कि जहाँ पे भी हैंड्स और एल्बो इसकी एबनॉर्मल होती हैं और हम इसकी एल्बो को जस्ट एग्जामिन करके ये देख लेंगे कि यहाँ पे जो बेबी है वो क्या है, नॉर्मल नहीं है बल्कि एक सिंड्रोम है, और वो भी कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। राइट, इसके अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट चीज नजर आ रही है। वो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ मोल्स ऑन द स्किन, यानी कि आमतौर पे हमारे यहाँ भी मोल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, जिसे हम तिल कहते हैं, तिल को कहते हैं मोल, तो तिल आमतौर पे हमारी स्किन पे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसकी स्किन को एक्सपोज करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा तादाद में तिल नजर आएंगे, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। कॉज क्या है डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी वांट टू सी कि नॉर्मली ये एक फीमेल होती है और उसकी वजह फीमेल होने की क्या है? वाई क्रोमोसोम तो है नहीं। यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए था एक और एक्स क्रोमोसोम टू मेक इट अ फीमेल, या होना चाहिए था यहाँ पे वाई क्रोमोसोम टू मेक इट अ मेल, लेकिन यहाँ पे ना तो एक्स क्रोमोसोम है और ना ही वाई क्रोमोसोम है। तो जब एक्स क्रोमोसोम भी नहीं है तो ये प्रॉपर फीमेल भी नहीं है और वाई क्रोमोसोम ना होने की वजह से ये प्रॉपर मेल भी नहीं है। लेकिन मेल जैसा होने के लिए वाई क्रोमोसोम को होना जरूरी था, तो चूंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम ऑलटुगेदर एब्सेंट है तो यहाँ पे जो अपीयरेंस होगी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वो फीमेल होगी या फीमेल की तरह की होगी, तो इट इज बेसिकली अ फीमेल। तो इस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर जो कंडीशंस है वो नलीसोमिक है, मींस एक्स क्रोमोसोम है और साथ वाई क्रोमोसोम या सेकंड एक्स क्रोमोसोम इज ऑलटुगेदर एब्सेंट। जाहिर ट्रीटमेंट है कोई नहीं, सिंड्रोम है, पहले की दो की तरह से भी ये वाला केस यहाँ पे हो रहा है। मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है कि ये वाले बच्चों की हाइट या स्टेचर आमतौर पर छोटा रहता है, तो अगर आपने इसको ठीक करना हो, उसकी हाइट वगैरह को ठीक करना हो, तो आप 12-13 साल की एज के अंदर ही इसकी ग्रोथ हार्मोन थेरेपी शुरू कर दें। तो क्या होगा कि इस बच्ची की जो हाइट है वो आम बच्चों के बराबर एटलीस्ट हो सकती है। तो एक हाइट का तो ट्रीटमेंट हमारे पास पॉसिबल है। फिर उसके बाद
अगर आप इसे अर्ली एज में स्टार्ट कर देंगे बाकी किस्म की हार्मोन थेरेपी जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, तो इसके अंदर प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो सकता है और इसकी बाकी खवातीन की तरह से जो ब्रेस्ट है वो भी डेवलप हो सकती है। लेकिन भाई डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म चाहे मेंटली रिटार्डेड हो या सेक्सुअली रिटार्डेड हो, उनका वो ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, फिर वही बात है कि हम इनको सोसाइटी का बेहतर सिटीजन जरूर बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इनका जो प्रोडक्शन का नंबर है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेचर में उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे या इन जैसे ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस नहीं होते। बहुत से ऑर्गेनिज्म बहुत से सिंड्रोम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंड्रोम्स, वो दुनिया में आने से पहले ही एबॉर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी बच्चे दुनिया में होते हैं वो सारे के सारे सही बच्चे थे तो एबॉर्ट हुए, ऐसा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में जगा दें। इसके थ्रू अल्लाह ताला इन जैसे सिंड्रोम्स को दुनिया में आने से रोक रहे होते हैं। सो इन अ सेंस नेचुरल एबॉर्शन इज अ ब्लेसिंग, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते रहते हैं, उसकी वजह जाहिर है उनका वायबल होना है। देखते हैं इस पर्टिकुलर टेबल को जहां आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स। लुक एट दिस कि हर 40 में से एक सिंड्रोम एबॉर्ट हो जाता है, राइट। फिर भी हर 700 में से एक बेबी डाउन सिंड्रोम से प्रोड्यूस हो रहा है। और अलार्मिंग बात हमारे पास ये है कि चूंकि हमने अपने गिर्द आर्टिफिशियलिटी का जो कोट है वो चढ़ा लिया है, तो हम बहुत ज़्यादा अपने लिहाज से सिविलाइज्ड हो गए, नेचर से दूर हो गए हैं और हम लोगों ने ऐसी फूड्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो बाज़ाहिर हमें फ़ायदेमंद लग रही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे मायोटिक अपरेटस को जाके और मियोटिक अपरेटस को जाके अफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से इसका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पताऊ सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो ये दोनों में हो सकता है, मेल में भी और फीमेल में भी। और 33 में से एक मर जाता है। 33 में से एक मरने के बावजूद हर 15,000 में से एक बच्चा इस सिंड्रोम का शिकार हो रहा है। सिमिलरली अगर आप एडवर्ड सिंड्रोम की बात करेंगे तो वो भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और हर 200 में से एक बच्चा मर जाता है। इसके बावजूद हर 6,000 में से एक बच्चा अभी भी पैदा हो रहा है। जब देखते हैं टर्नर सिंड्रोम को, ये नॉर्मली फीमेल होती है, डिस्कस किया अभी हम लोगों ने, और ये 18 में से एक बच्ची की एबॉर्शन हो जाती है। फिर भी हर 6,000 में से एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा है। ये हम नॉर्मल बेबीज की बात कर रहे हैं कि 6,000 नॉर्मल बेबीज है तो उनमें से एक बेबी कैसा होगा, ज़ाहिर में पास टर्नर सिंड्रोम वाला होगा। फिर हम बात करते हैं मेटा फीमेल की, और मेटा फीमेल के अंदर अभी हमारी स्टडीज इनकम्प्लीट है, मैंने यहाँ पे 0 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया आप लोगों के पास। और ये भी हर 1500 में से जो है ये एक बेबी प्रोड्यूस होता है विद मेटा फीमेल। एंड लास्ट वन इज जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम के साथ भी ऐसा ही केस है कि अभी हमें इसके स्टैटिस्टिकल डाटा का पता नहीं है, लिहाजा हमने यहाँ पे 0 क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, लेकिन हर 1000 में से एक बेबी अभी भी जैकब सिंड्रोम के साथ प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेचर इज डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विद अस, और उसके रिजल्ट में न्यूट्रल भी प्रोड्यूस होता है और अल्लाह इकबाल भी पैदा होते हैं। बहुत से अल्लाह ताला के वली और अंबिया भी पैदा होते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल एरर की बात कर ली जाए या कुदरत के अपने फैसले की बात कर ली जाए, ऐसी एब्नॉर्मलिटीज भी प्रोड्यूस होती रहती हैं। इनका दुनिया में आना इनएविटेबल है, इन्होंने आते ही रहना है। इनके दुनिया में आने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन बहुत अच्छे इंसान होने के नाते हम इनके साथ अच्छा सलूक जरूर कर सकते हैं, इस दुआ के साथ कि आप इनमें से किसी भी बंदे के साथ बहुत अच्छा सलूक करने में कामयाब हो और इन्हें बहुत अच्छा शहरी बनाने में कामयाब हो। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।